जो नॉर्मल जो पॉटी का रास्ता जो होता है, जो मल का रास्ता होता है, वो नॉर्मली बना ही नहीं होता है कभी बच्चे के अंदर। जो मूत्र नली जो होती है वो नहीं बनी होती है। तो नॉर्मली जहाँ पे यूरिनरी ओपनिंग बननी चाहिए थी, एक लिंग के अंदर जहाँ बननी चाहिए थी, वहाँ नहीं बन के वो अब नॉर्मली कहीं खुल रही है। कई बार सुनते हैं लोगों से पेट में दर्द होता है, सोनोग्राफी की और स्टोन आ गया। दैट इज ए इंसिडेंटल फाइंडिंग। तो उनके मन में ऐसे सवाल है कि यार हम सर्जरी करवा लेंगे तो बच्चे के ऊपर कुछ इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा उस चीज। देखो इन सब की भी कुछ गाइडलाइंस होती है कि आप सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अपने यहाँ पे आप प्रेफर नहीं करते हो गॉल स्टोन सर्जरीज, क्योंकि वहाँ पे प्रेगनेंसी भी एट रिस्क बन जाती है। लोगों में एक कंसर्न रहता है कि अगर उसको बाहर निकलवा देंगे ऑपरेट करके गॉल ब्लैडर को तो उनको बाद में अपच होगी, डाइजेशन में दिक्कत होगी। क्या सच में ऐसा होता है? गॉल ब्लैडर का जो मेन काम है वो बाइल को स्टोर करना है। उसके हटने के बाद बाइल जो होगा वो लिवर से डायरेक्ट आंत में पहुंचेगा, बस इतना सा फर्क होगा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का काफी नाम सुनते हैं, मतलब दूरबीन से सर्जरी होती क्या है आखिर ये सर्जरी? ये एक लैप्रोस्कोपी नीडल होल्डर है। ये साइज में भले ही बड़ा है लेकिन ये एक पोर्ट के थ्रू ये केवल इतना सा ही है, ये केवल यही एरिया मूव करेगा यहाँ पे। अच्छा, इतना सा छेद होगा? केवल इतना सा छेद होगा जो कि मुश्किल से मुश्किल केवल शायद 2, ये देख सकते हैं, केवल 5 mm, 3 mm, 7 mm इतना सही छेद होगा जहाँ पे आप उसको काम कर सकते हैं। क्यों होते हैं बवासीर में? नसों का जो फुलाव होता है ये उस कारण से होते हैं, और जब ये एक लिमिट के बाद बड़ी हो जाती है ना, उस टाइम पे ये ब्लीड करने लग जाती है। बट आपने बताया कि एक तो पाइल्स और एक फीसर, तो फीसर के अंदर कट हो गया इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन पाइल्स में जो हेमरोइड्स में वो ब्लीडिंग कैसे हो रही है? वो तो नसों का गुच्छा बना है बाहर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज की हमारी क्यूरियोसिटी है सर्जरी। इस क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक इनवाइट किया है एक जनरल सर्जन को, तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू शो सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे आपकी डॉक्टर बनने की जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी डॉक्टर बनने की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो बैक इन 2014 कोटा में स्टार्ट हुई थी। अब उस समय मैं कोटा के आउटस्कर्ट्स पे रहा करता था, और वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बहुत कमी है वहाँ पे, कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए भी मैं बाहर जाना पड़ रहा है, छोटे से छोटे कंसल्टेशन के लिए मैं बाहर जाना पड़ रहा है। तो इनिशियल ईयर्स में तो मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था। देन मैंने नीट दिया, उसके बाद मैंने MBBS करी, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से ही मैंने MBBS करी। मेरा इंटरेस्ट टुवर्ड सर्जरी की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड था, प्लस इसके अलावा मुझे पीडियाट्रिक्स पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इस चक्कर में MS के बाद मैंने MCH पीडियाट्रिक सर्जरी में करी, जिसके अंदर पीडियाट्रिक वाला कंपोनेंट भी आ गया और इसके साथ में सर्जिकल कंपोनेंट भी आ गया। तो दोनों को मिला के पीडियाट्रिक सर्जरी की तरफ में गया, और आगे आने वाले टाइम में भी मैं अपने शहर जाके ही मैं अपनी सेवाएं देना चाहूँगा। तो कहीं आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाह रहे थे, फिर सर्जन में इस वजह से तो नहीं आ गए कि आपने कबीर सिंह देख लियो बीच में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज जस्ट के एक्सप्लोर करते करते मैंने खुद का इंटरेस्ट देखा कि किस साइड पे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो सर्जिकल फील्ड में ज़्यादा था। मुझे एक एड्रेनलिन रश पसंद था, तो अच्छा लगता था। जैसे अगर हम ऑपरेट करते हैं तो अंदर क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, उसकी क्यूरियोसिटी मुझ में बहुत थी। तो इसी को लेकर मैंने सर्जिकल फील्ड ही चूज़ करना पसंद किया। बट जैसे कबीर सिंह देखी लोगों ने, तो उनके दिमाग में एक ऐसे व्यू बना कि यार सर्जन ऐसे होते हैं। तो क्या सच में ऐसे होते हैं सर्जन? नहीं नहीं, ये तो देखो पर्सनल सबका अपना अपना अलग अलग होता है। वो तो क्योंकि एक मूवी है तो उसे मूवी के एक थोड़ा राउडी की फॉर्म में दिखाया गया है कि राउडी सर्जन ऐसा होता है कुछ, मोर ऑफ लाइक अ न्यूरो सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सबका अपना अलग अलग होता है, हर डॉक्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ अ मूवी। वो बनाई भी इसीलिए एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है, तो डॉक्टर्स बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं। अभी आप जैसे OPD में देखते हो तो किस किस तरह के पेशेंट आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं? इनिशियली जब मैं MS कर रहा था, जिस टाइम पे मैं जनरल सर्जरी में MS कर रहा था, तो मेनली जो हमारे पास केसेस आते थे वो जो भी अपने अब्डोमेन रिलेटेड पेट संबंधित जितनी भी समस्याएं होती थी, मोस्ट कॉमनली हमारे पास जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गया, या रीनल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो हो गया, या फिर पाइल्स हो गया, फिशुला हो गया, हेमरॉइड्स हो गया। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। मतलब जनता में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, और लोग बाग इनको मिस भी करते हैं। तो ये कॉमन समस्याओं को लेके ही हमारे पास पेशेंट्स आते थे। इसके अलावा जैसे हर्निया हो गया, ये वाली OPD होती थी। अभी पीडियाट्रिक सर्जरी में जब मैं आया हूँ तो वहाँ पे हमारा पॉपुलेशन थोड़ा अलग हो गया है। अब मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती है पीडियाट्रिक सर्जरी की, वो हमारे पास आती है। जैसे फॉर एग्जांपल हर्निया ही हो गया। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, तो जैसे अपना ARM हो गया, जिसको एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन होता है। मतलब? उसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल जो पॉटी का रास्ता जो होता है, जो मल का रास्ता होता है, वो नॉर्मली बना ही नहीं होता है कभी बच्चे के अंदर, उस जगह कुछ होता ही नहीं है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो एक
आउटवे गेटवे मिलता ही नहीं है। भाई अंदर जो बनेगा वो, उसको बाहर जाने के लिए रास्ता तो चाहिए, लेकिन वो कभी रास्ता मिलता ही नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम लोग डील करते हैं। तो जन्मजात होता है मतलब बच्चों तो में ये से? बिल्कुल, ये जन्मजात होता है, ये पूरा बच्चा जब से पैदा होता है, जब से ही होता है। तो इसको एट दी अर्लीस्ट ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करना होता है ताकि बच्चे के अंदर आगे इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। तो एट दी अर्लीस्ट जितना आप इंटरवेंशन करते हो उतना ज़्यादा बेटर आउटकम्स होते हैं जब बच्चा बड़ा होता है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा हाइपोस्पेडियास होता है। हाइपोस्पेडियास में क्या होता है कि जो मूत्र नली जो होती है वो नहीं बनी होती है। तो नॉर्मली जहाँ पे यूरिनरी ओपनिंग बननी चाहिए थी, एक लिंग के अंदर जहाँ बननी चाहिए थी, वहाँ नहीं बन के वो अबनॉर्मली कहीं खुल रही है। वो थोड़ी नीचे खुल रही है या पीछे खुल रही है या बिल्कुल है ही नहीं वहाँ पे। इस टाइप्स की प्रॉब्लम भी होती है। बहुत सारे न्यूबॉर्न ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, जिसके अंदर क्या होता है, जो सांस नली होती है और खाने की नली होती है, दोनों के बीच में कॉमन कनेक्शन होता है। नॉर्मली अपने अंदर जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल बच्चा होता है, उसके अंदर तो दोनों नलियां जो होती है वो सेपरेट होती है एकदम, आगे पीछे, आगे और पीछे होती है। आगे अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वास नली आती है, और पीछे अपना फूड की जो फूड पाइप होता है, ईसोफेगस जो होता है वो होता है। लेकिन ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला जो बीमारी होती है, जो यूजुअली ईसोफेजियल अट्रेजिया नाम की बीमारी, जिसके अंदर खाने की नली जो होती है वो बनी ही नहीं होती है, तो इनके साथ कनेक्शन भी हो सकता है और आधी बनी हुई नली भी हो सकती है। तो ये यूजुअली केसेस इमरजेंसी के अंदर आते हैं, क्योंकि जो अपना पेट का जो रास्ता होता है उसका जितना भी कंटेंट होता है, एसिड जो होता है, वो उछल के रिफ्लक्स होके उस कम्युनिकेशन के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी कि श्वास नली में चला जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कुछ पिला रहे हैं उसको तो उसी में चला जाए। हाँ बिल्कुल। तो जब भी बच्चा पैदा होता है और बच्चे को जैसे अगर फीडिंग स्टार्ट कराती है मम्मी, ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट करती है, तो उस स्टेज में बच्चा जो होता है वो नॉर्मल निगल ही नहीं पाता है, क्योंकि वो जितना भी दूध पी रहा होता है उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी कि श्वास नली में चला जाता है। तो बच्चे को खांसी आना, एकदम दूध पीते ही खांसी आना, और अगर इनिशियल ईयर्स तो मैं नहीं बोलूँगा, इनिशियल दिनों में अगर वो इग्नोर हो गया तो बच्चे को बार बार निमोनिया होता है। तो जब ये इवैल्यूएशन चल रहा होता है कि बच्चे को इतना निमोनिया हो क्यों रहा है, तो उस टाइम पता लगता है कि भाई इसके तो कनेक्शन है, जो जीआई ट्रैक्ट है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। तो इस टाइप के केसेस हम लोग अभी पीडियाट्रिक सर्जरी में डील करते हैं। अब शुरुआत करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन से। तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो होती है बनती क्यों है ये लोगों में? देखो, गॉल ब्लैडर स्टोन का बनने का जो रीज़न होता है, उसके मेन जो रीज़न है उसका, वो वैसे तो देखो जेनेटिक्स होती है ना, और चेंजिंग एनवायरनमेंट जो होता है वो होता है। इसके अलावा कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो डाइटरी हैबिट्स भी हो सकती है। अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है फूड का, इतना हाई एनर्जी फूड होता है, इतना हाई कैलोरिक फूड होता है, तो जब आप ये इंटेक करते हो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो बाइल जो होता है आपका, जो बाइल बन रहा होता है लिवर में बन रहा होता है। बाइल मतलब? बाइल जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो लिवर में सिंथेसाइज होता है ना। तो बाइल जो होता है वो पित्त, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, तो वो लिवर से बन के और कुछ डक्ट्स के थ्रू होता हुआ, कुछ नली के थ्रू होता हुआ गॉल ब्लैडर नाम की एक पाउच में जाता है, पित्ताशय में। हाँ, पित्ताशय में जाता है। अब गॉल ब्लैडर का यूजुअली जो काम होता है वो बाइल को स्टोर करना और उसको कॉन्सेंट्रेट करना होता है। लेकिन जब किसी जेनेटिक प्रीडिस्पोज कोई पेशेंट होता है, कोई जिसके ज़्यादा चांसेस हैं बनने के, वहाँ वो सुपर सैचुरेट हो जाता है। सुपर सैचुरेट इतना मतलब कि वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने की वजह से विद टाइम वो साथ में चिपक के और एक स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है, हार्ड स्टोन्स का। तो एक तो ये कारण होता है, बाकी डाइटरी रीजंस भी होते हैं, लेकिन मेन कारण यही होता है। इसके अलावा इंक्रीजिंग एज, कुछ फीमेल प्रीडोमिनेंस होता है इसका, और जो फीमेल जो OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है फॉर मेनी रीजंस, PCOS के लिए या फिर डिलीवरी मतलब बच्चे को रोकने के लिए, इनके लिए भी लेती है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उन केसेस के अंदर भी गॉल स्टोन के इंसिडेंसेस जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पित्ताशय जो होता है, इसमें अगर किसी के स्टोन हो जाए तो फिर इसका इलाज क्या है? देखो, पित्ताशय में जो स्टोन होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स दे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके अंदर भी हो, मेरे अंदर भी हो, लेकिन अपन को कभी पता ही नहीं लगा हो। तो यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, वो होता है कि राइट साइड पे छाती के जस्ट नीचे जो अपनी हड्डियाँ होती है उसके जस्ट नीचे पेन हो रहा होता है पेशेंट को, और ये पेन जो होता है वो ज़्यादा होता है जब वो खाना खा लेता है, और खाने में भी कब, जब वो एक फैटी डाइट लेता है, उस टाइम पे पेशेंट को पेन होता है। लेकिन कुछ एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं जो कि साधारण से थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, इनको एटिपिकल सिम्टम्स कुछ बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, एसिडिटी जैसे सिम्टम्स होते हैं। इवन ये वाले पेशेंट्स भी जब सोनोग्राफी करवाते हैं तो उस टाइम पे एक इंसिडेंटल फाइंडिंग के लिए पता लगता है उनको कि अच्छा, उनकी गॉल ब्लैडर में तो स्टोन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आजकल जो इंसिडेंसेस बढ़ने लगे हैं उसका कारण ये भी है कि फाइंडिंग्स ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे मरीज किसी और चीज़ के लिए सोनोग्राफी कराने जाते हैं, लेकिन उनको फाइंडिंग में ये भी पता लग जाता है कि उनकी गॉल स्टोन भी है।
कई बार सुनते हैं लोगों से कि सोनोग्राफी हुआ था, पेट में दर्द हुआ था, सोनोग्राफी की और स्टोन आ गया। बिल्कुल, तो वो यही रीज़न है उसका भी। उस कंडीशन में लोग समझते नहीं है कि डॉक्टर के पास तो हम ये प्रॉब्लम लेके गए थे, इसने तो स्टोन निकाल के दे दी। प्रॉब्लम नहीं, देखो दैट इज़ ए इंसिडेंटल फाइंडिंग। मैंने जैसा कि बताया कि वो आपको हमेशा प्रॉब्लम नहीं देगा, है ना। तो हो सकता है कि जो कंप्लेंट्स आप लेके गए हों दैट मे बी सिमिलर, वो सिमिलर उस तरह से हो सकती है जो गॉल स्टोन में भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्टिक अल्सर होता है, यानी कि स्टमक में जो पेट में छाले पड़ जाना जिसको बोलते हैं। जैसे कुछ लोग जो बहुत टाइम से पेन किलर्स ले रहे होते हैं, या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है ना कि पेट में छाले हो जाते हैं। अब उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं विद द गॉल स्टोन सिम्टम्स, कि एपिगैस्ट्रिक रीजन जो पेट के जस्ट नाभि के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें पेन होना, मन खराब रहना, वॉमिटिंग जैसा लगना, एकदम सिमिलर सिम्टम्स होते हैं गॉल स्टोन के भी। तो मरीज जो जाता है सोनोग्राफी करवाने वो एक्चुअली पेप्टिक अल्सर जैसी डिजीज़ के लिए जाता है, लेकिन उसको इंसिडेंटल फाइंडिंग लगती है, जो पता लगता है वो लगता है गॉल स्टोन का। तो उस कंडीशन में आपको क्लिनिकली कोरिलेट करना होता है कि क्या आपके सिम्टम्स, क्या उस मरीज के सिम्टम्स गॉल स्टोन की वजह से हैं या फिर एक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की वजह से हैं। तो उसका एक प्रॉपर एवेल्युएशन होना चाहिए। तो अब डॉक्टर की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको बताना होता है कि फाइंडिंग में क्या क्या आया है। तो इसलिए तो लोग बाग ये सोच लेते हैं, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैं तो इस चीज़ के लिए गया था लेकिन ये है। लेकिन इफ़ यू विल इवेल्युएट द पेशेंट प्रॉपरली, अगर पेशेंट का एवेल्युएशन प्रॉपर हुआ तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम गॉल स्टोन की वजह से है या फिर कोई दूसरी डिजीज़ की वजह से है। किस कंडीशन में इसकी सर्जरी करवानी जरूरी हो जाती है कि अब तो सर्जरी करवाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है? देखो जैसा मैंने बताया आपको कि ना हमेशा ये सिम्टम्स नहीं देगा आपको, है ना। तो अगर किसी मरीज़ के अंदर बार बार आपको सेम सिम्टम्स आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि सिम्टम्स जो होते हैं वो भी इस तरह से होते हैं कि बार बार उसको राइट साइड में पेट के ऊपर दर्द हो रहा है ना, उल्टी जैसा मन करता है उसको, खाना खाने के बाद बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा पेन होता है, फैटी मील्स के बाद पेन हो रहा है। इन केसेस के अंदर अगर सोनोग्राफी में गॉल स्टोन है और प्रॉपरली इवैल्यूएट करने के बाद दूसरा कारण पता नहीं लग रहा है कि ये सिम्टम्स किस रीज़न से आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर तो आप गॉल स्टोन की सर्जरी करवाओ, यानी कि कोलिसिस्टेक्टमी जिसको बोलते हैं, पित्त की थैली का हटाना जिसको बोलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे आपको गॉल स्टोन अगर इंसिडेंटल फाइंडिंग भी है, अगर उससे दिक्कत नहीं भी हो रही तो भी हटाना पड़ता है। जैसे कि एक डायबिटिक पर्सन हो गया, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उस केस के अंदर गॉल स्टोन जो होते हैं वो बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। वो पित्त की थैली का फटना भी हो सकता है और बहुत सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उस रीज़न से उन केस के अंदर आपको जब भी आपको फाइंडिंग पता लगे कि गॉल स्टोन है तो हटाना ही ज़्यादा सही ऑप्शन होता है। मेरे एक मिलने वाले हैं, उनकी वाइफ के गॉल ब्लैडर स्टोन आया था, तो उन्होंने क्या है सर्जरी करवाने के लिए किसी डॉक्टर ने बोला कि आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा, ठीक है। बट वो प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा। तो उनके मन में ऐसे सवाल है कि यार हम सर्जरी करवा लेंगे तो बच्चे के ऊपर कुछ इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा उस चीज़? देखो इन सब की भी कुछ गाइडलाइंस होती है कि आप सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अपने यहाँ पे आप प्रेफर नहीं करते हो गॉल स्टोन सर्जरीज, क्योंकि वहाँ पे प्रेगनेंसी भी एट रिस्क बन जाती है। तो इनिशियली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो वहाँ पे अगर गॉल स्टोन जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, अगर उसको अपन कंजर्वेटिव यानी कि दवाइयों से अपन थोड़े टाइम तक बिठाने नहीं सकते हैं, अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं उसके अंदर, तब तो फिर आप उसको ऑपरेट करो। वरना फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में इट इज़ वेरी रिस्की फॉर प्रेगनेंसी टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और सर्जरी करना। लेकिन अगर माँ की जान जोखिम में है तो उस केस के अंदर तो देखो फिर आपको हटाना ही पड़ेगा, इफ़ इट इज़ ड्यू टू बिकॉज ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। बट उस ड्यूरेशन में उनको अगर जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग होना, चक्कर से आना, तो फिर वो क्या करें? तो उस केस के अंदर आप एंटीबायोटिक्स प्रॉपर लें, है ना, और कुछ स्टोन को थोड़ा सा सॉल्यूबल, मतलब स्टोन को सॉल्यूबल तो नहीं बोलूँगा, बाइल को अब्जॉर्ब करने की कुछ मेडिसिन होती है ना, अर्सोडिकोलिक एसिड होता है, ये चिलेशन एजेंट की तरह काम करते हैं जो कि थोड़ा सा बाइल को कम करते हैं, ये अब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं बाइल का इन द बॉडी रादर देन गॉल ब्लैडर। तो उस केस के अंदर अपन ये स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी उनसे भी आराम नहीं बन रहा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आप कर सकते हो, थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद बहुत रिस्की हो जाता है। तो ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि गॉल ब्लैडर को पूरे को नहीं निकाल के ओनली स्टोन को निकाल सकते हैं बाहर? देखिए गॉल जो स्टोन्स का जो ओरिजिन होता है वो मेनली गॉल ब्लैडर से ही होता है, और गॉल ब्लैडर के बाद एक कॉमन बाइल डक्ट नाम की नली होती है जो कि इसको आंत से कनेक्ट करती है, अग्नाशय और आंत से कनेक्ट करती है, और उसके बाद ये अपने जो बाइल का नॉर्मल फ्लो होता है वो आंत में जाता है। अब होता यह है कि अगर आपने स्टोन को हटा भी दिया, जिसको भी आप ERCP नाम की एक टेक्निक होती है, ERCP में अपन क्या करते हैं, एक एंडोस्कोप डालते हैं मुंह के रास्ते, वो इसोफेगस और पेट में जाके ड्यूडेनम नाम की एक नली में जाता है। उसके बाद फिर आप CBD जो नली होती है जो कि गॉल ब्लैडर को आंत से कनेक्ट करती है, जो आपने कॉमन बाइल डक्ट जो मैंने बताया, तो उसके अंदर जाके आप निकाल सकते हो स्टोन को, जब तक कि एक छोटी साइज़ का है, और निकाला जा सकता है दूरबीन के थ्रू। वो भी एक तरह की दूरबीन ही होती है, ठीक है। तो वहाँ पे तो इट इज़ पॉसिबल, लेकिन जब तक आप सोर्स को ही नहीं हटाओगे तो बार बार होता रहेगा। तो सोर्स तो क्या है, गॉल ब्लैडर है।
अब चाहे आप कितने पत्थर निकाल लो ऐसे, तो अब निकालते ही रहो बार बार पत्थर ऐसे, तो कब तक निकालो। तो इसलिए इट्स अ बेटर ऑप्शन कि अगर बार बार अगर हो रहे हैं तो इट्स बेटर टू गो विद गॉल ब्लैडर सर्जरी और उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। लोगों में एक कंसर्न रहता है कि अगर उसको बाहर निकलवा देंगे ऑपरेट करके गॉल ब्लैडर को, तो उनको बाद में अपच होगी, डाइजेशन में दिक्कत होगी। क्या सच में ऐसा होता है? देखो ऐसा तो कुछ वैसे होता नहीं है बट क्या हाँ, है ना, कुछ तो होगा कि अगर ऑर्गन को आप बाहर निकाल रहे हो तो कुछ तो होगा बॉडी में। देखो जो गॉल ब्लैडर का जो मेन काम है वो बाइल को स्टोर करना है। उसके हटने के बाद बाइल जो होगा वो लिवर से डायरेक्ट आंत में पहुंचेगा, बस इतना सा फर्क होगा, इसके अलावा कोई अंतर नहीं होगा। अब वो जब बाइल जब डायरेक्ट आंत में पहुंचेगा तो 10 से 15 दिन से मैक्स टू 21 दिन, या और भी थोड़ा मना, कुछ लोगों में जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनको थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लगता है, तो मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 महीना लगता है इंटेस्टाइन को डायरेक्ट बाइल का सप्लाई को अडेप्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे थोड़ी हम जो भी एडवाइस देते हैं गॉल स्टोन की सर्जरी के बाद, कोलिस्टेक्टमी के बाद, तो थोड़ा लाइट खाना खाएं, क्योंकि अब जो गॉल ब्लैडर का जो काम था वो कंसंट्रेशन ऑफ बाइल था, अब वो कंसंट्रेशन हो नहीं पा रहा है, वो डायरेक्ट आ रहा है। तो कुछ टाइम वो फैटी जो फूड को अडेप्ट करने में उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, 1-1.5 महीने तक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद बॉडी की अडेप्टेबिलिटी इतनी बढ़िया होती है कि बॉडी अब कंसनट्रेटेड बाइल को भी आराम से झेल लेती है और कोई इशू नहीं होता है। नॉर्मल आदमी बिल्कुल नॉर्मल खाना खा सकता है, बस ये है थोड़ा फैटी डाइट उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि दूसरे कंसर्न्स भी होते हैं फैटी डाइट से। तो वो एक तरह से कोई इशू नहीं होता है, पूरी लाइफ बिल्कुल आराम से जी सकता है। हमने बहुत सारे मरीज़ ऑपरेट किए हैं जो हमने 60 साल पे ऑपरेट किए हैं और उन्होंने अपनी आगे की ज़िंदगी बिल्कुल आराम से निकाली, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लाइट खाना खाएंगे तो उनको कोई इशू नहीं आएगा। तो एज सच कोई बड़ा कोई कंसर्न नहीं बनता है गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद। आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का काफ़ी नाम सुनते हैं, मतलब दूरबीन से सर्जरी करना। होती क्या है आखिर ये सर्जरी? देखिए दूरबीन का जो मतलब जो होता है वो होता है एक्चुअली एक लेप्रोस्कोप को बोलते हैं। अब लेप्रोस्कोप मतलब? लेप्रोस्कोप होता है कि एक स्टिक में कैमरा लगा होता है, मतलब एक नली होती है, एक डंडी जैसी होती है मोटी, 5 से 10 mm के बीच की, उसके अंदर ही आप कैमरा लगा होता है। पहले तो क्या होता था, एक चीरा लग के ऑपरेशन हुआ था जिसको अपन लेप्रोटमी बोलते थे। तो एक चीरा लग के 5 से 10 सेंटीमीटर का चीरा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या ऑपरेट कर रहे हो, उसको तो अपन लेप्रोटमी बोलते थे। अभी आज के टाइम पे क्या होता है कि एक सेंटीमीटर यानी कि 10 mm, मात्र इतना छोटा से इंसिजन से ही वो कैमरा यानी कि लेप्रोस्कोप डाल के आप मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी यानी कि छोटे चीरे की मदद से सर्जरी कर सकते हो। तो इनको अपन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। उसी को आम भाषा में जो लोग बाग बोलते हैं वो दूरबीन द्वारा सर्जरी बोलते हैं। तो क्या इसमें दर्द नहीं होता इससे सर्जरी करते हैं तो? देखो लेप्रोटॉमी जब होती थी जब पुराने टाइम में, तो उसमें खुली चीरा सर्जरी। लगता था, बड़ी सर्जरी होती थी जिनको ओपन सर्जरीज भी अपन बोलते थे। अभी ये जो श्रेणी आती है ये सब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज के अंदर आता है। मिनिमली इन्वेजिव मतलब जितना मिनिमम से मिनिमम चीरा लग सके उसके अंदर आप ऑपरेट कर रहे हो किसी भी मरीज को। अब क्योंकि इसके अंदर चीरा भी छोटा लगता है तो ऑब्वियसली दर्द जो होगा पोस्ट ऑप यानी कि ऑपरेशन के बाद में मरीज को वो कम होता है। अब क्योंकि दर्द कम होता है तो उस चक्कर में पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो जल्दी हो पाती है। वो अपने रोज़मर्रा के काम जो होगा वो जल्दी कर पाएगा, वो चलना फिरना नॉर्मली जल्दी स्टार्ट कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरीज। ओपन सर्जरी में क्योंकि इतना बड़ा चीरा लगता था तो अंदर के जो टिश्यूज़ होते थे, मसल्स होते थे, वो भी ज़्यादा कट होते थे। तो इसके कंपेयर में अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है उसके अंदर अब मिनिमल चीरा लगता है, छोटा चीरा लगता है, तो उसके रोज़मर्रा के काम में वो जल्दी जा पाता है। तो रिलेटिवली दर्द जो होता है वो कम होता है। इसलिए इनके आउटकम्स जो हैं पेशेंट के में अगर व्यू में देखा जाए तो इनके बेटर आउटकम्स होते हैं पेशेंट के व्यू में। वैसे अगर देखा जाए तो सर्जन के लिए इनका ज़्यादा लंबा लर्निंग कर्व होता है। अच्छा। क्योंकि आप डायरेक्ट टिश्यू को फील नहीं कर रहे हो। ओपन सर्जरी में तो आप छू के और फील कर पाते हो टिश्यूज़ को और ज़्यादा स्पेस होता है काम करने के लिए क्योंकि चीरा बड़ा होता है। लेप्रोस्कोपी में क्या होता है कि चीरा छोटा सा है, आप दूरबीन डाल रहे हो, जैसे मैं लेके आया हूँ अभी मैं अपन देखेंगे, तो उसके अंदर आप अंदर सामान डाल के और फिर उसके थ्रू सर्जरी कर रहे हो। तो सर्जन के लिए इट इज़ मोर चैलेंजिंग वर्क, ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क होता है। लेकिन पेशेंट के रिस्पेक्ट में अगर बात करे जाए तो ये ज़्यादा बेटर देगा, आउटकम्स देगा अपन को एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। जो आदमी होगा वो नॉर्मल अपने ज़िंदगी में दोबारा जा सकता है, ऑपरेशन के बाद ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। रिकवरी किस में फास्ट होती है, पहले ओपन सर्जरी करते तो उसके अंदर या फिर इसमें? रिकवरी ऑब्वियसली आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर फास्टर होती है कि वही उसका रीज़न है कि आपको कट छोटा लग रहा है, बॉडी का जो रिस्पॉन्स आएगा वो छोटे कट में कम आएगा और बड़े कट में ज़्यादा आएगा, है ना। बाकी तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सर्जरी हुई है उस पर भी रिकवरी का डिपेंड करता है। इसके अलावा ऑपरेशन के पहले मरीज़ कैसा था, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा था, इन सब फैक्टर्स होते हैं, ये सब भी फैक्टर्स होते हैं। उसका मसल बिल्ड कैसा था, प्रोटीन इंटेक कैसा था, मल्टीपल फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर सर्जिकल टेक्निक
का अगर अपन बात करें तो उस केस के अंदर लेप्रोस्कोपी सर्जरीज के अंदर फास्टर आउटकम्स होते हैं, मतलब जल्दी ही रिकवर होता है पेशेंट। तो जितनी भी सर्जरीज होती है सारी लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं? देखो मैक्सिमम आज के टाइम पे इतना एडवांसमेंट हो गया है कि सर्जरीज मैक्सिमम सारी की सारी सर्जरीज को आप लेप्रोस्कोपिकली थ्रू यूज़ कर सकते हो। जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशंस आपके पास होंगे तो उतना ही आप कॉम्प्लेक्स सर्जरी आप लेप्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हो। कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे कुछ ही सर्जरीज पॉसिबल है, लेकिन ऐसे जैसे आप एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते जाओगे तो उस केस के अंदर आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हो। तो ये टोटली इंस्ट्रूमेंटेशन पे डिपेंडेंट है कि आपके पास कैसा इंस्ट्रूमेंट है कैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे आपने नाम सुना होगा, रोबोटिक सर्जरीज भी बहुत चल रही है। काफी चल रही है अभी। अब वो रोबोट होता इतना बड़ा है, इतना एक्सपेंसिव होता है, उसके आउटकम्स भी हैं, वो भी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में ही आता है। उसके अंदर भी लेप्रोस्कोपी जितने ही चीरे लगते हैं, लेकिन होता ये है कि एक रोबोट सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है, सर्जन बस दूर बैठ के ऑपरेट कर रहा होता है। करता सर्जन ही है, जो हाथ चलेंगे रियल लाइफ में वो सर्जन के ही होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो बॉडी के अंदर जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो रोबोटिक हाथ होते हैं वहाँ पे। तो अब वही है कि इंस्ट्रूमेंटेशन महंगा हो गया है, तो जितना ज़्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट है उतने ही न्यू मोडालिटीज़ आती जा रही हैं, उतनी ही कॉम्प्लेक्स सर्जरीज आजकल मिनिमली इन्वेजिव से होती जा रही है। बट रोबोट में तो ऐसा हो गया ना, वो तो एक रोबोट हो गया, और वैसे सर्जन करता है तो ह्यूमन टच रिलेशन भी होता है, एक इमोशन बनता है लोगों में। हाँ, तो ये एक बात होती है कि जो डायरेक्ट टच वाली जो चीज़ होती है, जिसको अपन टैक्टाइल फीडबैक के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ रोबोट में नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको फील नहीं आता है, टिश्यू पकड़ने का फील नहीं आता है, लेकिन जो मूवमेंट्स जो होती है, जो कॉम्प्लेक्स जगह पे जाना, वो बेटर होता है व्हेन यू आर डूइंग सम रोबोटिक सर्जरीज। फॉर एग्जांपल रोबोटिक सर्जरीज जो पहले जो बनी थी वो कॉम्प्लेक्स जगहों पे, छोटी जगहों पे ऑपरेट करने के लिए ही बनी थी, ताकि कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में आप छोटी जगह पे आराम से ऑपरेट कर सको। लेकिन अभी जैसे जैसे एडवांसमेंट और बढ़ता जा रहा है, तो जो सर्जन्स जो हैं वो बहुत सारी दूसरी सर्जरीज के अंदर भी रोबोटिक सर्जरीज को यूज़ करने लगे हैं। तो हाँ, टेक्टाइल फीडबैक जो होता है, जो टच वाली जो चीज़ होती है वो कम होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसके बेटर आउटकम्स होते हैं। जो व्यू जो होता है, जो सर्जन को जो व्यू देखने को मिलता है टिश्यूज़ का, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत मैग्नीफाइड व्यू होता है, तो उससे वो डिसेक्शन वगैरह भी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। बट मरीजों के दिमाग में एक डर रहता है कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं ये सुरक्षित है या नहीं है। देखिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जैसे मैंने बताया कि लर्निंग कर्व जो होता है ना वो बहुत लंबा होता है। सर्जन्स को बहुत सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके वो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर अच्छे हो पाते हैं, है ना, अच्छे आउटकम्स दे पाते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जन इफ़ इट इज़ डन बाय अ गुड सर्जन तो बहुत ही अच्छे आउटकम्स हैं और पेशेंट रिकवरी डेफिनेटली बहुत फास्ट है। सक्सेस रेट कितनी है? ये तो देखो सर्जन टू सर्जन डिपेंड करता है और आपके इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी पेरिफेरल सेंटर में बैठे हुए हो, है ना, और आपके पास सेटअप इतना अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आउटकम्स उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन सक्सेस रेट एज सच इतनी डिफर नहीं करती है। इट इज़ जस्ट अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ अ सर्जन, जैसा कि दूसरे प्रोफेशंस में भी होता है कि भाई आप कहाँ पे कोई काम करवा रहे हो, कहाँ दूसरी दुकान पे सेम काम करवाओगे, उस आदमी का एक्सपीरियंस कितना है उसी चीज़ पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली। तो सक्सेस रेट बहुत अच्छी है अगर इफ़ इट इज़ डन बाय अ गुड सर्जन। बट कोई भी पर्सन है या कोई भी मरीज है वो दूरबीन से सर्जरी करवा रहा है, तो वापस काम पे कितने दिन में सही होके जा सकता है दूरबीन से करवाई हुई देखो सर्जरी में? डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज़ की सर्जरी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारे जनरल सर्जरी जब हम ऑपरेट करते थे, जैसे पित्त की थैली का ऑपरेशन हो गया या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, जो मोस्ट कॉमनली हम यही करते थे, और लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर भी हम करने लगे। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि जहाँ ओपन सर्जरी में 10 दिन लग रहे हैं नॉर्मल काम करने में, उठने में, बैठने में, नहाने धोने में, एक बंदे को 10 दिन लग रहे हैं, तो वहीं अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हाफ हो गया है वो बिल्कुल। अब उसमें उसको 5 दिन ही लग रहे हैं, क्योंकि वही उसको दर्द नहीं है, वो अपने काम आराम से कर सकता है, चल फिर आराम से सकता है, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है टाइम। इसीलिए उसके आउटकम्स भी जो है वो बेटर देखने को मिल रहे हैं और लोग बाग भी इसीलिए रीज़न से प्रेफर कर रहे हैं उसको। लेप्रोस्कोप से सर्जरी करवाने के बाद में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए मरीज को? नॉर्मल जो पोस्ट ऑपरेटिव जो आपको चीज़ें को ध्यान रखना होता है, सेम चीज़ें होती है जो लेप्रोस्कोप में भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अलग से कोई मेजर चीज़ नहीं होती है ना, क्योंकि यहाँ पे इंसिजन का साइज़ छोटा है, चीरा छोटा लगा है, तो जो ध्यान रखने वाली जो चीज़ होती है, जिनसे परहेज करना है, वो भी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जब बड़ा चीरा लग के सर्जरी होती थी तो पहले के टाइम पे ये बोला जाता था कि उस टाइम पे उस जगह ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए, आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। अब ये जो परहेज है ये थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि चीरे का साइज़ अब छोटा हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है मरीजों के लिए लेप्रोस्कोपी सर्जरी में। आप कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आए उनके बारे में बताओगे थोड़ा? ये वाला जो एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है,
ये एक फोर्सेप है जो कि ओपन सर्जरीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये नीडल होल्डर फोर्सेप है, ठीक है। इसको अब यूज़ करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और क्योंकि मैं हाथ से ही ऑपरेट कर रहा हूँ इसको, तो मुझे एटलीस्ट इतना बड़ा इंसिजन चाहिए जहाँ मेरे हाथ भी जा सके, अच्छा। ठीक है। तो इतना मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट इतना बड़ा मुझे इंसिजन चाहिए। लेकिन यही अगर सेम इंस्ट्रूमेंट मैं लैप्रोस्कोप में दिखाऊं आपको, तो ये एक लैप्रोस्कोपी नीडल होल्डर है। ये साइज में भले ही बड़ा है, लेकिन ये एक पोर्ट के थ्रू, पोर्ट देना, ये जब मैं इस पोर्ट में डालूंगा, एक मिनट, ये जब मैं इस पोर्ट में डालूंगा तो अब ये केवल इतना सा ही रीजन, देखिए यहाँ पे ये केवल इतना सा ही है, ये केवल यही एरिया मूव करेगा यहाँ पे। अच्छा, इतना सा छेद होगा बस? केवल इतना सा छेद होगा, जो कि मुश्किल से मुश्किल केवल शायद 2, ये देख सकते हैं आप, केवल 5 mm, 3 mm, 7 mm इतना सही छेद होगा जहाँ पे आप उसको काम कर सकते हैं। और यही इसका मूव भी करता है, यही रीजन होता है जिसका मूव कर रहा होता है। ये भी अंदर जाने के बाद ओपन होता है इतना? ये हाँ, ये अंदर जाने के बाद आप ओपन कर सकते हैं और इसी से सारी सर्जरीज कर सकते हैं। अच्छा। तो साइज काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरीज, इसलिए रिकवरी जो है वो इनमें फास्टर होती है। आजकल हर दूसरा आदमी परेशान है कि उसको बवासीर है, जिसको मस्से बोलते हैं। हाँ जी। तो ये क्यों होते हैं बवासीर, मस्से? देखिए, जो बवासीर की प्रॉब्लम होती है या फिर जिसको हेमरॉइड्स भी बोलते हैं, ये एक्चुअली जो अपनी वस्कुलर कुशन्स यानी कि जो नसों का जो फुलाव होता है, ये उस कारण से होते हैं। अभी नसों का फुलाव इसलिए होता है कि जब किसी मरीज़ को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जे की दिक्कत रहती है, तो जब वो ध्यान नहीं देता है उस पर और अपनी डाइटरी हैबिट्स पे कोई बदलाव नहीं लेके आ रहा है, जैसा खा रहा है वैसे ही चल रहा है लंबे टाइम तक, तो वो जो कुशन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। अब इनकी वीकनिंग के कारण क्या होते हैं, जो नसें जो होती है, हेमोरॉइडल आर्टरीज जिसको बोलते हैं अपन, ये डायलेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और जब ये एक लिमिट के बाद बड़ी हो जाती है ना, उस टाइम पे ये ब्लीड करने लग जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये 2 टाइप के होते हैं। जो आप मस्से की समस्या बता रहे हो, वो एक्चुअली एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं, जो कि बाहर की तरफ दिखते हैं और वो फुलाव की तरह दिखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुशन्स वीक हो गए और जो उसकी वेसल्स जो हैं वो फूल गई हैं, तो ये फूल के बाहर आ जाते हैं और ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स इनका नाम होता है, जिसको लोग बाग मस्से बोलते हैं। अब जब ये बाहर आ जाते हैं, तो जब आदमी वॉशरूम यूज़ करता है, पॉटी करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही होती है उस जगह से। तो पेशेंट की जो मेन जो इशू जो आता है वो यही आता है कि डॉक्टर साहब, मुझे फ्रेश होते टाइम पे मुझे ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम पे, और बिल्कुल लाल कलर का खून आ रहा होता है। तो हमारे जो दिमाग में जो डायग्नोसिस बनते हैं वो 2 ही बनते हैं कि या तो वो हेमोरॉइड्स होता है, और एक फिशर नाम की बीमारी भी होती है जो कि सिमिलर दिखती है। उसमें क्या होता है? फिशर के अंदर वहाँ पे मस्सा नहीं बनेगा, वहाँ पे एक कट जैसा कट नुमा बन जाता है। एक नॉर्मल जो स्किन होती है, अपनी मलाशय की जो स्किन होती है, वहाँ पे कट लग जाता है। अब उस कट में क्या होगा कि जब पेशेंट डिफिकेट करेगा, जब फ्रेश होने जाएगा, तो मल पास करते टाइम पे उस जो छिला हुआ जो एरिया है उससे स्टूल पास होगा, जब हार्ड स्टूल है ना, जो कब्जी के टाइम पे जो हार्ड स्टूल हो जाता है, जब वो पास करेगा तो ब्लीडिंग होगा। और ब्लीडिंग के साथ साथ मरीज को क्या होगा ना, पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। जबकि हेमरॉइड्स में क्या होता है, जो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं, जो कि बाहर नहीं आते हैं, उसके अंदर मरीज को केवल और केवल ब्लीडिंग हो रही होती है ना, और वो बिल्कुल लाल कलर की ब्लीडिंग होती है। जबकि इस जगह जो कि फिशर की प्रॉब्लम होती है, इस टाइम पे मल पास करते टाइम पे उसको पेन भी होगा और इसके साथ ब्लीडिंग भी होगा। तो ये एक डिफरेंशियल फीचर होता है जहाँ पे आप थोड़ा डिफरेंस कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेमोरॉइड्स हमेशा पेनलेस होते हैं। जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं, जो मैंने बताया एक्सटर्नल पाइल्स जो होता है, जो मस्से की तरह दिखता है, वो बहुत सारे मरीजों में क्या होता है ना कि पेनफुल बन जाते हैं। कभी वो थ्रोम्बोस हो जाते हैं, उसके अंदर खून का थक्का जम जाता है, जिसको आप थ्रोम्बोस पाइल भी बोलते हैं। तो उसके अंदर भी ये पेनफुल हो सकता है। बट आपने बताया कि एक तो फाइल्स और एक फीसर, तो फीसर के अंदर तो आपने बता दिया कि वो कट हो गया, इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन पाइल्स में जो हेमरोइड्स में वो ब्लीडिंग कैसे हो रही है? वो तो नसों का गुच्छा बना है बाहर। वो नसों का गुच्छा है और वो डायलेट हो रहा है। अब एक जैसा पाइप होता है, वो एक लिमिट तक ही डायलेट हो जाता है। एक लिमिट बाद डायलेट होने के बाद वो उसकी जो परत जो होती है बाहर की, वो पतली हो जाती है। भाई कोई भी चीज़ जब छोटी होती है, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है वो पतली रहने की, छोटी रहने की है। लेकिन जैसे जैसे उसमें स्ट्रेचिंग होगा, फुलाव होगा, तो क्या होगी, इसकी दीवार जो होगी ना वो पतली होगी और उसके बाद वो ब्लीड करेगा। तो इसीलिए वो ब्लीड करता है बाद में, गुब्बारे की तरह, मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक थिन गुब्बारे की तरह बन जाता है जो कि ब्लीड करता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है?
देखिए, जो पुरानी सर्जरीज़ होती थी पाइल्स की, उनके कुछ ट्रीटमेंट होते थे जो ओपन सर्जरीज़ होती थी। इसके अंदर क्या होता था, जो पाइल का जो गुच्छा जो होता है, जो मस्से का जो गुच्छा होता है, उनको आप बाँध दिया करते थे हम लोग, है ना? तो पहले के टाइम पे तो क्या होता था कि उनको मतलब जस्ट बाहर उसको बांध दिया करते थे उसको बाँध दिया करते थे। किसी कभी अपन ने सूचर टाँके से बाँध दिया, या फिर रबर टेक्निक्स भी होती थी, उससे वो टाई कर दिया आप, है ना? तो उसको बाँध के वो अपने आप ही जब उसकी वस्कुलैरिटी खत्म हो जाती है, जब उसका जो रक्त का जो बहाव होता है वो खत्म हो जाता है, तो वो अपने आप गिर जाता था। एक तो ये टेक्निक होती थी। दूसरी होती थी कि बाँध के उसको साथ के साथ में ही कट कर दिया जाए। दूसरी ये होती थी। आजकल के टाइम पे अलग-अलग नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस केस के अंदर आप लेज़र भी यूज़ करते हैं। तो लेज़र के जो ट्रीटमेंट होता है हेमोरॉइड्स में, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है इसमें आजकल। क्या करते हैं? लेज़र ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करते हैं। अब जो हेमोरॉइड्स जो मस्से होते हैं, उनकी क्या कुछ 4 ग्रेडिंग होती है। अब जो बाद की 2 ग्रेड होती है, यानी कि 3 और 4 ग्रेड होती है, उसके अंदर वो बाहर आते हैं, ठीक है? और जो फर्स्ट और सेकंड होती है उसमें इंटरनली रहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इंटरनल में क्या होता है, जो गुच्छा जो होता है ना, उसके अंदर आप ऑप्टिकल फाइबर को इंट्रोड्यूस करके और इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से आप उसमें सुखाव ला सकते हो हाथों हाथ। जैसे कि एक तरह से आपने किसी चीज़ को ना गर्म कर दिया और वो सूख गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जो फूला हुआ जो मांस था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया सूख के। जबकि थर्ड और फोर्थ जो होता है वो रिलेटिवली लेटर स्टेजेस के अंदर आता है, वहाँ पे ये सुखाव पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप सुखाव करोगे भी सही तो रिकरेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है ना? तो थर्ड और फोर्थ ग्रेड जो होती है उसके अंदर उसको टाँके लगा के हटाना ही सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। इसके अलावा एक जो दूरबीन वाला दूसरा जो ऑपरेशन जो आने लगा है इसके अंदर हेमोरॉइड्स के अंदर, उसके अंदर आप पूरा जो रिंग जो होता है, रिंग नुमा जो इसके चैनल्स होते हैं अंदर के, उसको पूरी की पूरी तरीके से सब एक साथ हटा सकते हो। तो ये भी एक अच्छी मॉडलिटी है जो आजकल यूज़ होने लगी है। इसमें कैसे हटा सकते हैं एक साथ? इसमें क्या होता है कि जैसे आप लेप्रोस्कोप जैसे अब्डोमेन में यूज़ करते थे, तो एक लेप्रोस्कोपिक नुमा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको ही आप नीचे मलाशय के रास्ते डालते हैं और वहाँ पे टाँके लगा के उस जगह पे, और टाँके लगा के पूरा आस पड़ोस वाला जितनी भी आपके वस्कुलर कुशन जो पाइल मास हैं, जो हेमरॉइड मास हैं, है ना, उनको एक साथ आप, है ना, एक गन होती है उसकी, वो गन की मदद से उस गन को फायर करके और उस पूरा का पूरा पाइल मास को एक साथ रिसेक्ट कर सकते हो। तो जो बीच का जो सेगमेंट होगा वो पूरा कट जाएगा और बाकी का जो होगा वो जुड़ जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मतलब बताते नहीं है, उसके पाइल्स हो जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक छिपाते रहते हैं। तो फिर ये छुपाना कितना नुकसानदेह उनके लिए? ये छुपाना ही सबसे बड़ी समस्या है, ये बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या बीमारी हो गई, या फिर लोग बाग इसको हँसेंगे सुन करके। लेकिन जिन जिन लोगों ने इसको छुपाया और बहुत बाद में आए, जब बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई, तो वो उस स्टेज में आए कि वो इतना पेनफुल हो गया है कि उनकी रोज़मर्रा के जीवन में हर छोटे से छोटा काम करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उनको बैठने में भी तकलीफ होने लगी है, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके आते हैं उसको। तो इसको छुपाए जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। इनिशियल स्टेजेस में इसको आप केवल और केवल डाइटरी हैबिट्स चेंज करके और आपकी थोड़ी लाइफस्टाइल को सुधार के आप इसको, है ना, रिवर्स कर सकते हो। लेकिन ये छुपाने के चक्कर में ही बहुत सारे लोग जो होते हैं लेटर स्टेज में आते हैं, और ऑपरेशन ही एक, है ना, उपाय बन जाता है कि इसका ऑपरेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है, और वो स्टेज के बाद फिर उसकी रिकवरी वगैरह भी थोड़ी सी डिले हो जाती है। तो इसको बिल्कुल भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैबू नहीं है। जो बीमारी है, जो भगवान ने जैसा बनाया है वैसी बीमारी भी बनी है, अब उसको छुपाने से कोई मतलब भी नहीं है। तो जितना अर्ली आपको सिम्टम है, उतना ही जल्दी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जो बवासीर मस्से बनते हैं, इसका सिर्फ कब्ज ही एक कारण होता है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है इसके अलावा? देखो, कब्ज़ जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, और मोस्टली केसेस के अंदर कब्ज़ को ही सबसे बड़ा रीज़न माना गया है कि कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही हेमरॉइड्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे लिवर की बीमारी होती है, तो वहाँ पे वेरिसिस नाम की नसों का फुलाव होता है। वेरिसिस जो होता है वो आपकी सिस्टमिक ब्लड वेसल्स और लिवर वाली जो ब्लड वेसल्स होती है, उनको आपस में कनेक्शंस होते हैं। तो जब लिवर की बीमारी होती है तो वहाँ पे भी रेक्टल वेरिसिस बन जाते हैं, जो कि ब्लीडिंग कर सकते हैं। ये हेमरॉइड नहीं होते हैं, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो हेमरॉइड जैसा ही होता है। तो बहुत सारे हमारे पास लिवर के मरीज आते हैं जिनको जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, काफ़ी टाइम से लिवर की समस्या है, जिसको ट्रांसप्लांट करना अभी बच रहा है। तो वो केस जो होते हैं वो ये वेरिसेस डायलेट होने की वजह से भी हमारे पास सेम कंप्लेन लेके आते हैं कि हमें बवासीर की समस्या हो गई है। लेकिन एक्चुअल में जब हम इवैल्यूएट करते हैं, हमें पता लगता है कि इसका जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली लिवर है, और ये वेरिसिस, रेक्टल वेरिसिस बोलते हैं इनको, ये इनमें फुलाव आ रखा है। तो इसका तो ट्रीटमेंट देखो, जब तक लिवर का ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो वो एक्चुअली बवासीर ना होके वो रेक्टल वेरिसिस होती है। पाइल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये काफ़ी सुनने को मिलता है कि किसी की प्रेगनेंसी हुई तो उस टाइम पाइल्स बन जाते हैं। ये क्यों बनते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी क्या होता है ना, एक हार्मोन का उतार चढ़ाव का फेज़ है। पूरी प्रेगनेंसी में हार्मोन कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। तो एक प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन भी होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपकी जो रक्त कोशिकाएं होती है ना, उसको डायलिटेशन करता है। अब प्रेगनेंसी में एक तो हार्मोनल प्रॉब्लम,
दूसरा आपका जो यूट्रस है, जिसका बच्चादानी जो है, जिसके अंदर बच्चा बढ़ रहा है, धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो अब बड़ा होगा अंदर बॉडी के अंदर, तो वो दूसरे स्ट्रक्चर्स को तो पुश करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि स्पेस तो उतना ही है। अब वो पुश करने की वजह से क्या होता है ना कि लोगों के अंदर जो वीनस सप्लाई जो होती है, जो कि हार्ट की तरफ लेके जाती है ब्लड सप्लाई, वो ब्लॉक हो जाती है। तो ऊपर की तरफ जो खून जाने वाला था वो ब्लॉक हो जाएगा। अब वो अगर ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे जो ब्लड होगा वो स्टार्ट हो जाएगा कलेक्ट होना, और जैसे जैसे किसी भी ट्यूब के अंदर कुछ भी लिक्विड पदार्थ इकट्ठा होगा तो वो ट्यूब तो फूलेगी फिर तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे वेरिकोज वेन भी होती है, वो बहुत कॉमन होता है। तो ये रेक्टल वेरिसेस जो हेमोरॉइड्स जो होते हैं वो भी इसी रीजन से कॉमन होते हैं, और इसके अलावा हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस भी है ही सही। लेकिन ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होती है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मलाइज होते हैं, उनके लेवल्स जो हैं वापस गिरना स्टार्ट करते हैं, तो ये रिवर्सिबल होता है और दोबारा अपने आप ही ठीक हो जाता है। बट काफ़ी फीमेल्स में से सुना गया है कि वो रिवर्सिबल नहीं होता, उनमें वापस से प्रॉब्लम रहती है उनको। देखिए उनके अंदर है ना दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी ऐसी ही होती है, उनका खान पान का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो अगर अच्छे से मैनेज कर लिया जाए तो कम्प्लीटली रिवर्सिबल, कोई इशू नहीं आता है। किसी भी पाइल्स का अगर ऑपरेशन करवा रहा है कोई पर्सन, तो कितने दिन बाद वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है वापस? जैसे कि मैंने बताया कि ओपन सर्जरीज जो होती है वो थोड़ी सी पेनफुल होती है, लेकिन ओपन सर्जरीज का सबसे बढ़िया एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें दोबारा पाइल होने के चांसेस जो होते हैं ना, पाइल्स होने के वो कम चांसेस होते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ वेसल्स को बांधा है ना, हेमोरॉइडल जिसको आर्टरीज बोलते हैं, उनको बांधा है, तो उसको एक बार आपने हटा दिया, अगर ओपन सर्जरी से काट दिया, तो वो रिवर्सिबल नहीं होता है, फिर मतलब दोबारा नहीं होगा, रिकरेंस नहीं होगा, उसका चांस कम है। अब ये इसका अगर ये एक फ़ायदा है, तो एक ये नुकसान भी है कि पेन ज़्यादा होता है। तो पेन जो होता है ना, पेशेंट को दोबारा वापस रिकवरी होने में 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। उस टाइम पे उसको फ्रेश होते टाइम पे पेन होता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी ओपन सर्जरीज़ या कोई भी इवन मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी करते हैं हेमोरॉइड्स की, तो उस केस के अंदर आप जो स्टूल जो होते हैं, जो मल जो होता है, उसको पतला करने की दवाई साथ में हमेशा देते हैं। जब भी हम मरीज़ को डिस्चार्ज करते हैं तो उसको स्टूल को पतला करने की दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि लैक्टुलोज नाम से जो दवाई आती है वो देते हैं, ताकि स्टूल आराम से पास करें। और उसका कारण केवल यही होता है कि उसको पेन कम होगा, क्योंकि अगर हार्ड स्टूल को वो पास करेगा उस सिचुएशन में तो उस जगह पेनफुल होगा वहाँ पे। इसके अलावा उसको हम एक गर्म पानी में बैठ के सिकाई करने की भी उसको सलाह देते हैं, ताकि उससे भी उसको पेन में रिलीफ रहे। तो ओपन सर्जरीज़ का फ़ायदा अगर ये है कि उसको रिकरेंस कम हो रहा है, तो थोड़ा सा ये नुकसान भी होता है कि पेन होता है। मिनिमली इन्वेजिव जैसे कि लेज़र वाली सर्जरी होती है, उसका ये एक फ़ायदा होता है कि उसके अंदर पेन कम होता है, लेकिन रिकरेंस थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं उसके अंदर। और बाकी रिकवरी जो होती है वो उसके अंदर 3 से 4 दिन में हो जाती है। यहाँ पे ओपन सर्जरी में 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। बच्चों में अक्सर देखा जाता है कई बार जन्म के बाद में उनके टेस्टिस जो होते हैं अंडकोश वो नीचे नहीं आते। कोई भी माँ बाप कैसे पता करे कि उसके टेस्टिस नीचे नहीं आए हैं या फिर सही है? देखिए जिस प्रॉब्लम के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। हम्म, अब होता ये है कि नॉर्मली जब 35वां वीक 35th to 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है, उस टाइम तक अंडकोश जो होता है वो नीचे स्क्रॉटम में आ जाता है। अब ये भी 2 फेजेस में आता है। पहला फेज जो होता है वो तो होता है अब्डोमिनल फेज, जिसके अंदर पेट के अंदर बनता है टेस्टिस, और 15 to 20 वीक्स में वो इनग्वाइनल कैनाल नाम की कैनाल होती है जो वहाँ पे आके रुक जाता है 15 से 20 वीक तक। उसके बाद जो सेकंड फेज़ आता है वो होता है अपना इनग्वाइनोस्क्रोटल फेज़, यानी कि इनग्वाइनल कैनाल से जो नीचे जो अंडकोश की थैली होती है जिसको अपन स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर आता है। अब होता ये है कि इनमें से किसी भी फेज़ में अगर कोई इशू होता है तो वहाँ पे एक तो वो रुक सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो अपना हाइपोथैलेमस नाम का जो पार्ट होता है ब्रेन के अंदर जो होता है, अगर वहाँ से हार्मोन रिलीज प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको अनडिसेंडेड टेस्टिस देखने को मिल सकता है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो यूजुअली तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में डॉक्टर इवेल्युएट जब अच्छे से करता है तो उस टाइम पे पता लग जाता है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस है। लेकिन कुछ बच्चों में ये देखने को मिला है कि इवन आफ्टर डिलीवरी बच्चा जब हो जाता है तब भी 5 से 6 महीने का टाइम लगता है कुछ ना कुछ बच्चों में टेस्टिस का आने का। तो मैक्सिमम जो आप वेट कर सकते हो वो 4 से 5 महीने 6 महीने तक वेट कर सकते हो। तो जो आइडियल टाइम ऑफ ऑपरेटिंग होता है वो होता है 6 से 12 वीक। तो उस टाइम ये टाइम वो टाइम होता है कि आपको बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। आपको एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है बच्चे का कि क्या नॉर्मल है क्या अब नॉर्मल है। अगर आपको इतना अच्छा इवैल्यूएशन चाहिए तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली आपके पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें, उनको विजिट करें। और इसका एक बहाना आपके पास होता है टीकाकरण। आप जब भी बच्चे को टीकाकरण के लिए लेके जाएंगे तो वो अच्छे से इवैल्यूएट करेगा। अगर आपने वो मिस किया तो आपके बच्चे का एग्जामिनेशन भी मिस होगा, और एग्जामिनेशन मिस होगा तो ये चीज़ें जो होगी वो मिस हो जाएंगी और बहुत बाद में पता लगती है। तो इस सबसे बढ़िया तो तरीका जो है ताकि इसका पता लग पाए वो यही है कि आप टाइमली वैक्सीनेशन करवाएं बच्चे का, और जब भी वैक्सीनेशन करवाएं एक बार थरो एग्जामिनेशन करवाएं बच्चे का, ताकि ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये उसी टाइम पे डिटेक्ट
डिटेक्ट हो सके। तो अगर किसी को देर से पता चल रहा है, बाद में पता चल रहा है, तो क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? देखो क्या होता है ना कि जैसे जैसे है ना जो टेस्टिस जो होता है हम्म। वो पेट के अंदर यानी अब्डोमिनल या फिर इन्ग्वाइनोस्क्रोटल भी जब रहता है तो उस टाइम पे अंदर का जो टेम्परेचर जो होता है पेट के अंदर का वो बाहर जो अंडकोश की थैली होती है ना उससे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है। अब सुनने को तो ये लग रहा होगा कि ये 1 से 2 डिग्री तो है, क्या दिक्कत है, लेकिन ये मात्र 1 से 2 डिग्री का जो भी वार्मनेस है जो अंदर है, जो गर्माहट है, वो जो होगा ना टेस्टिस के सेल्स के लिए ना बिल्कुल सही नहीं होता है। अब होता ये है कि जब टेस्टिस के सेल्स के लिए सही नहीं होगा तो बाद में जो स्पर्म्स जो होते हैं, जो शुक्राणु जो होते हैं, उनके सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ सेमिनोमा जैसे जो कैंसर होते हैं उनके भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सुनने को तो ये लगता है कि कोई बात नहीं भाई, थोड़ा ही तो ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन स्क्रोटम की जो जो थैली जो होती है वो इसको एक कूलर टेम्परेचर प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू अब्डोमिनल वार्म टेम्परेचर। तो वहाँ पे अगर ये मिस हो जाता है बाद में, तो अगर जैसे लेटर स्टेज में डिटेक्ट होता है तो उस केस के अंदर क्या होता है ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, शुक्राणु का जो सिंथेसिस जो होता है वो तो कम होगा ही होगा, है ना। इसके अलावा हो सकता है कि वो उसकी ब्लड सप्लाई भी खत्म हो जाए और जो अंडकोश जो है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो बाद में कैंसर जैसा और शुक्राणु का कमी होना ये देखने को मिलता है ऐसे बच्चों में। फिर के बाद में फिर पिता बनने में परेशानी आ सकती है? बिल्कुल दिक्कत आ सकती है अगर बच्चा उस टाइम पे सही टाइम पे ऑपरेट नहीं हुआ है ना, और अगर उसका स्पर्मेटोजेनेसिस इतना इम्पेयर हो गया है तो 100% देर आर चांसेस के हो सकता है कि बाद में दिक्कत आए। बट क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल जो दूसरी टेस्टिस होती है वो भी कवर कर देता है कुछ हिस्से, तो लेकिन वही वाली बात है कि जो काम दो चीज़ कर रही थी अब वो एक ही चीज़ कर पा रही है, तो इफेक्टिवनेस जो होगी वो तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। तो क्या इसका कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक अपने को वेट करना चाहिए कि ठीक हो जाएगा अपने आप ही, और फिर अब ऐसा कोई टाइम आता हो कि अब इसके बाद में ठीक नहीं होगा? देखो, जब भी पेरेंट्स सुनते हैं ना कि बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा वो तो एकदम चौंक जाते हैं, वो तो एकदम घबरा जाते हैं कि इतने वेट छोटे करते बच्चे हैं। का ऑपरेशन, कि नहीं 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 हम तो वेट ही करवाएंगे। अब ये वेट करना है ना, उनको पता नहीं होता कि कितना खतरनाक हो सकता है, कि बाद में क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और और क्या कितना क्या हो वेट सकता है करना और कितना वेट करना होता है। तो उस स्टेट में जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो इस केस के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स 6 महीने का जब बच्चा होता है इतना ही वेट करना है। 6 से 12 महीने तक का जो बच्चा होता है, दिस इज द आइडियल टाइम टू गेट इट ऑपरेटेड। अनडिसेंडेड टेस्टिस को 6 से 12 महीने का बच्चा होगा सबसे अच्छा टाइम है। उसके बाद में जो जितने भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं उनके अंदर ये देखने को मिला है कि एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे जिनका जल्दी ऑपरेशन हो गया उन्होंने बेटर आउटकम्स दिए हैं एज़ कम्पेयर टू जिनका लेट ऑपरेशन हुआ है। तो जो पिता बनने की क्षमता है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, कैंसर के चांसेस जो हैं वो उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिले हैं जो कि लेट ऑपरेट हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जो अर्ली ऑपरेट होते हैं। तो 6 से 12 महीने का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है। इसके इलाज में सर्जरी के अलावा क्या विकल्प और ऑप्शंस क्या है? देखो, अगर इनिशियल लेवल पे डिटेक्ट हो जाए जब बच्चा छोटा है तो आप कुछ टाइम तक है ना हार्मोनल इंजेक्शंस दे सकते हो। अब इस हार्मोन के अंदर क्या होता है, एक एचसीजी होता है, बीटा एचसीजी का आपने नाम सुना होगा, तो बीटा एचसीजी के इंजेक्शंस लगते हैं। इसके अलावा एलएचआरएच नाम का हार्मोन होता है, इसके भी बहुत सारे ट्रायल्स में देखा गया है कि अच्छे इफेक्ट्स हैं। लेकिन इनके जो आप इंजेक्शंस देते हैं ये 1 से 1.5 महीने का ही टाइम होता है। इतने ही इसी टाइम पे आप एक ट्राई दे सकते हैं कि भाई जिनको ऑपरेट नहीं करवाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं हम ऑपरेट नहीं करवाना चाहते। तो अगर वो एक एज लिमिट के बाहर है तब तो इनका भी कोई रोल नहीं है। ये मैं जबकि बात कर रहा हूँ कि जब आप 6 से 12 महीने का बच्चा है उस टाइम पे आप अटेम्प्ट दे सकते हो, तब वो एक पॉजिटिव आउटकम है कि हो सकता है टेस्टिस अपनी जगह पे आ जाए हार्मोन थेरेपी से? हार्मोनल थेरेपी से। इसके अंदर भी दो ही है, बीटा एचसीजी और एलएचआरएच हार्मोन होता है। लेकिन एक एज के बाद तो इनका भी कोई रोल नहीं होता है, सर्जरी ही एक केवल ऑप्शन रह जाता है अपने पास। बच्चे के माता पिता होते हैं तो इस परेशानी को लेके वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? देखो, इस मैंने जैसे कि बताया कि बच्चे का ऑपरेशन जैसी चीज़ अगर वो सुनते हैं ना तो सबसे ज़्यादा घबराहट तो उनको तभी हो जाती है कि कैसा ऑपरेशन होगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कैसे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर ऑपरेट नहीं करा है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। जब कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है उसको ना ऑपरेट करने से तो इससे बड़ा कॉम्प्लिकेशन और क्या होगा, है ना। तो इसलिए इसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें। पीडियाट्रिक सर्जन्स जो होते हैं वो इसी रीज़न से होते हैं कि दे आर स्पेशलाइज्ड एंड दे आर ट्रेंड इन दी स्पेसिफिक केसेस ओनली। वो इन्हीं स्पेसिफिक केसेस को डेल्ट करने के लिए बने होते हैं। तो आप उनसे कंसल्ट करें और जो भी वो बोलें उस गाइडलाइंस को फॉलो करें फिर। तो अगर इस कंडीशन में कोई ऑपरेट करवा रहा है तो ऑपरेशन के बाद में उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
देखो ऐसा सच कोई इशू नहीं होता है, लेकिन अगर बच्चा जो है वो 12 महीने के बाद ऑपरेट होता है, तो जैसा मैंने बताया कि बाद के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो कोई भी सर्जन ऑपरेट करने से पहले उनको बताता है कि भाई आगे जाके पिता बनने में भी समस्या आ सकती है, क्योंकि शुक्राणु कम बनेंगे, है ना, या फिर बाद में लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में सेमिनोमा नाम की ट्यूमर भी हो सकता है। तो ऑपरेट करवाना और ना करवाना का जो तराजू जो होता है, वो किस साइड झुकेगा, वो आपको ही डिसाइड करना है कि भाई क्या ज़्यादा बेटर है आपके बच्चे के लिए और क्या बेटर नहीं है। अभी जब शुरू में अपन डिस्कस कर रहे थे तो आपने बताया था कि कई बच्चों में ऐसे होता है कि जो ये पोटी करने की नाल होती है ये मिक्स हो जाती है कहीं पे, एक अलग तरीके से नहीं खुलती। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, ये एक कॉमन ग्रुप के अंदर आती है, एक पूरे कॉमन अम्ब्रेला के अंदर आता है, जिसको आप एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन बोलते हैं। इस जगह पे क्या होता है कि जैसे हमारी जो पूरी खाने की नली है वो मुंह से स्टार्ट होकर पूरे लेटरिन के रास्ते तक जाती है, नीचे एनस तक जाती है। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि ये एंड वाला जो पार्ट होता है, जो एनल या रेक्टल पार्ट जो होता है ना, वो पूरा प्रॉपरली नहीं बन पाता। प्रॉपरली बन नहीं पाता, तो वो प्रॉपरली बन क्यों नहीं बन पा रहा है, वो बीच में ही कहीं ना कहीं रुक गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मल्टीपल सिंड्रोम में देखने को मिल सकता है, बहुत सारे मैटरनल ड्रग्स कैसे लिए हैं, कोई दवाई वगैरह मदर की चली हो, उन कारणों से भी हो सकता है। तो उस स्टेट में अब वो जहाँ नॉर्मली खुलना चाहिए था वो वहाँ नॉर्मली नहीं खुलता है। तो ये एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। बहुत सारों के अंदर वो जगह होती ही नहीं है, कोई बाहर आपको रास्ता ही नहीं दिखेगा, बच्चे का पॉटी नहीं आ रहा होता है, तो अब क्योंकि एग्जिट नहीं मिलेगा तो बच्चे का पेट फूलेगा। तो हमारे पास खूब सारे बच्चे आते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का बच्चा, जिसने कभी मल पास ही नहीं किया पैदा होने के बाद। अब पास नहीं करेगा तो क्या होगा, पेट फुला होगा बच्चे का। एक ये होता है प्रेजेंटेशन का वे। दूसरा प्रेजेंटेशन वे होता है कि जो लेटरिन का रास्ता जहाँ खुलना चाहिए था वहाँ ना खुल के वो थोड़ा आगे खुल रहा है ना। अब इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि जैसे फीमेल पेशेंट्स के अंदर अगर हो गया, तो फीमेल पेशेंट के अंदर जो वेजाइनल वाला एरिया जो होता है, जो बच्चेदानी वाला जो रास्ता होता है, उसके नीचे एक सेपरेट ओपनिंग बन जाती है, वो वहाँ से खुलता है। अच्छा। इसको हम वेस्टिबुलर फिस्टुला नाम बोलते हैं। तो अब जो गलत जगह पे हैं तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल जो एनाटॉमिकल चीज़ें उनमें परेशानियाँ पैदा करेगा वो, तो बाद में बच्ची को परेशानियाँ हो सकती है। तो उसका करेक्ट टाइम पे सही जगह पे लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरा कारण कि इसको टाइमली इंटरवेंशन करना ज़रूरी है, वो ये होता है कि जो स्फिंक्टर्स जो होते हैं, जो पॉटी रोकने के जो काम आते हैं ना, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जिसको अपन बोलते हैं, वैसे तो 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो अपना वॉलंटरी कंट्रोल होता है वो सब एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पे होता है। अब एआरएम जो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन वाले केसेस होते हैं ना, अगर ये जल्दी ऑपरेट हो जाएं तो बच्चे का जो रास्ता है ना वो नॉर्मलाइज अपन जल्दी उस स्टेट में कर सकते हैं, उस जगह लेके आ सकते हैं जो कि स्फिंक्टर के बीच में है। तो उस स्टेट के अंदर बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि उसके पास कंट्रोल आ जाएगा, कॉन्टिनेंस आ जाएगा, तो बच्चा आगे जाके पॉटी कंट्रोल कर सकता है, उसको पता लगेगा कि मुझे पॉटी आ रही है। लेकिन अगर ये लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में होता है तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है ना वो यही आती है कि बच्चे को पता ही नहीं लगता है कि उसको कब पॉटी जाना है, कब नहीं जाना है, तो वो कभी जान ही नहीं पाता है। वो हमेशा डायपर में करता रहेगा बच्चा, वो कभी सीख नहीं पाएगा। और ये चीज़ आप भी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इशू बन जाएगा पूरी लाइफ टाइम के लिए उसके लिए। तो टाइमली इंटरवेंशन इसीलिए इन केसेस के अंदर ज़रूरी हो जाता है। जो ये एनोरेक्टल फिस्टुला होता है ये तो किसी भी एज में बन सकता है, मतलब देखो, बच्चों में जरूरी होता है या फिर बड़े होने ये के बाद में? फिशुला एक तरह से रास्ता होता है जो कि 2 कैविटीज को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। एनोरेक्टल फिशुला जो होता है वो तो एक ब्रॉड टर्म है कि आसपास वाले रीजन जो ग्लैंड इन्फेक्ट हो गए वहाँ पे जो मवाद जो है वो ट्रिकल डाउन करके कहीं बाहर की तरफ खुल गया, ये फिशुला हो गया। यहाँ अपन जो फिशुला बात कर रहे हैं वो अबनॉर्मल कनेक्शन है, वो वहाँ भी अबनॉर्मल कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे ऐसे अबनॉर्मल है कि वो कंजेनाइटल ही है, वो पैदा ही उसके साथ हुआ है, तो उसको बंद करना जरूरी है उस टाइम पे, एट द अर्लीस्ट टाइम। तो ये दोनों डिफरेंस होता है, वो फिशुला इन्फेक्शन की वजह से बना है और ये इनबॉर्न एरर है, ये बच्चा पैदा ही उसके साथ हुआ है। जन्म के बाद में कई बार बच्चों के अंदर पेशाब से संबंधित कई प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको घर वाले इग्नोर करते रहते हैं कि बच्चे हैं, इनके अंदर हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, कम पानी पीने की वजह से अपने आप ठीक हो जाएगा। तो किस कंडीशन में वर्स हो सकती है ये? ठीक है, तो देखो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये यूजुअली जो आते हैं हमारे पास पेरेंट्स आते हैं वो ये कंप्लेन लेके आते हैं कि जो बच्चे की मूत्र नली है वो जिस जगह खुलनी होती है, जो लिंग में जहाँ पे उसको टिप पे खुलना चाहिए था वो टिप पे ना खुल के वो या तो नीचे खुल रही है कहीं पे, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, या फिर ऊपर खुल रही है। इसको अपन हाइपोस्पेडियास और एपिस्पेडियास नाम की बीमारी बोलते हैं। हाइपोस्पेडियास में क्या होगा कि उसके निचले हिस्से में जहाँ पे वो ऊपर खुलना, जैसे अगर ये लिंग मानूं मैं, इसको टिप पे ना खुल के वो नीचे कहीं पे खुल रहा है। अब ये नीचे अगर खुलेगा तो अब क्योंकि जो मूत्र नली है वो यहीं तक ही बनी हुई है, ऊपर तक गई नहीं, तभी तो नीचे खुल गया क्योंकि यहीं तक बनी हुई है। तो इस कारण से क्या होगा ना, जो आगे वाला हिस्सा होगा ना वो स्ट्रेट नहीं हो पाएगा उसका, इसको कॉडी बोलते हैं,
है ना। तो ये कॉडी की वजह से ये थोड़ा लूज रहेगा, प्लस बच्चा पेशाब जो होगा वो यहाँ से करेगा, तो उसको बाद में संबंध बनाने में और इन सब प्रॉब्लम में इन सब में चीज़ों में इशू आ सकता है। तो इसको ऑपरेशन करके आपको नॉर्मल जगह पे लेके आना होता है। अब ये नॉर्मल जगह पे लाना भी मल्टीपल स्टेजेस में भी हो सकता है और सिंगल स्टेज में भी हो सकता है। अगर ये बिल्कुल टिप के पास में है, अगर ये बिल्कुल टिप के पास में है तो आप सिंगल स्टेज में इसको ओपन कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर ये दूर है और मैंने बताया अगर कॉडी के साथ एसोसिएटेड है, तो पहले आप इसको कॉडी करेक्शन करते हो, पहले इसको सीधा करते हो, उसके बाद इस ट्यूब को आप ऊपर की तरफ लेके आते हो। तो ये सिंगल स्टेज भी हो सकता है और ये डबल स्टेज प्रोसीजर भी हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये यूजुअली अकेली नहीं होती हैं। ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ भी एसोसिएटेड होती है, जैसे कि ARM जो अपन ने डिस्कस किया, इनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के साथ में, या फिर कंजेनाइटल हर्निया के साथ में एसोसिएटेड हो सकती है, या फिर गैस्ट्रोकाइसिस, एक्जेम फॉलोस, बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं जिसके अंदर बच्चा पैदा होता है और आंतें बिल्कुल बाहर ही पड़ी होती है मरीज़ के। तो ये एक सिंड्रोमिक चीज़ें होती है और ये मल्टीपल चीज़ों के साथ में होती है। तो केवल जब भी आपको लगे कि ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर, तो पूरा टोटल इवैल्यूएशन करवाना है कि केवल सिंगल ये प्रॉब्लम है या फिर मल्टीपल दूसरी प्रॉब्लम भी है जो जानलेवा हो सकती है बच्चे के लिए। इसलिए इसका इवैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, जब भी यूरिनरी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो बच्चों के अंदर, अगर आप लेट हुए तो सबसे बड़ा जो इशू होगा वो किडनी फेलियर का होगा, क्योंकि अगर यूरिन प्रॉपरली किसी जगह से पास नहीं कर पा रहा है तो वो पीछे की तरफ रास्ता जाएगा और वो रास्ता जो होगा पेशाब उछलते उछलते रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी जिसको बोलते हैं वो करेगा, वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स होता है वो करेगा और किडनीज को डैमेज करेगा। तो बहुत सारे मरीज हमारे पास उस स्टेज के अंदर आते हैं कि गुर्दों ने काम ही करना बंद कर दिया है, और उसका जब हम इवेल्युएट करते हैं तो पता लगता है कि सोर्स तो यहाँ पे था और उसका ध्यान नहीं दिया गया, तो सालों में बच्चे के गुर्दे खराब हो गए। तो बहुत छोटे छोटे बच्चों का भी डायलिसिस करना पड़ता है फिर। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी में मिलती है किसी बच्चे के अंदर, तो कितने समय के अंदर उसका इलाज करवाना ज़रूरी है? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलाज कराना ज़रूरी होता है इसका, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब ये प्रॉब्लम देना स्टार्ट करेंगे और ये कब इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इन्फेक्शन जो है वो गुर्दे में दिक्कत देने लगेगा। अब ये ज़रूर हो सकता है कि उस टाइम पे टेम्परेरी अगर यूरिन प्रॉपरली आ रहा है, अगर पेशाब नीचे से फ्लो हो रहा है, तो आप एक बारी को रुक सकते हो कुछ टाइम तक कि भाई ठीक है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। जब तक रुकाव नहीं होगा, जब तक कोई इशू नहीं है, जहाँ रुकाव स्टार्ट होना होगा सबसे बड़ा इशू वहाँ लग जाएगा। जैसे कि स्थिर पानी में ही ज़्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं, जिस तरह से वो होता है, तो जहाँ पेशाब स्थिर रहने लगेगा वहीं पे ही इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कभी कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पे क्या होता है, लिंग का साइज जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो जो डॉक्टर्स जो होंगे वो कुछ हार्मोनल थेरेपीज़, लोकल हार्मोन एप्लीकेशन, ये उनको एडवाइस करेंगे ताकि लिंग का साइज थोड़ा अप्रोप्रिएट हो जाए, उसके बाद भी सर्जरी को किया जा सके। तो जब तक यूरिन प्रॉपरली जा रहा है आप वेट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी फॉलोअप की बार बार ज़रूरत पड़ती है। बार बार आपको जांच करानी पड़ेगी ये देखने के लिए कि भाई अपन जो वेट कर रहे हैं वो वेट करना सेफ भी है या नहीं है, तो ये ज़रूरी हो जाता है। किसी भी बच्चे के जन्म के बाद में उसको कितने समय के अंदर टॉयलेट करना ज़रूरी होता है? देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो जब अंदर ही होता है बच्चा, जब माँ के पेट में होता है, तो जो पानी जो होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो एक्चुअली में बच्चे का यूरिन ही होता है। हाँ, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है वो यूरिन से ही बनता है। बच्चा पेशाब करता है और उसी को ही निगलता है, ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा। तो बच्चा जब भी पैदा होगा तो यूरिन तो उसको एट दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पास करना होता है। जैसे पॉटी होती है तो वो हम ये मानते हैं 24 आवर्स टू 48 आवर्स में, मिनिमम मतलब 24 आवर्स तो मानते ही कि 24 आवर्स के अंदर यूरिनेट मतलब डिफिकेट करना है। तो यूरिन का भी ऐसा ही है कि यूरिन तो करना ही है बच्चे को, ऐसा कोई टाइम लिमिट स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ 24 आवर्स के अंदर तो देखो करना ही करना है। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं अपन, है ना? हाँ जी। ऐसे कहा जाता है कि गोल ब्लैडर निकालने के बाद में इंसान कमज़ोर हो जाता है, ये मिथ है या फैक्ट है? बहुत बड़ा मिथ है, कोई चेंज नहीं आता है। आप डाइटरी प्रॉपर प्लान आपका फॉलो करोगे, मिर्च मसाले तेल घी ये थोड़ा कम कर दो, उसके बाद लाइफ एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल है। कोई चेंज नहीं आने वाला है, बल्कि आदमी इस बहाने और अच्छी डाइट लेने लगता है, तो ये और बढ़िया चीज़ हो जाती है। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेबल लाइफ चलती है। मस्से सिर्फ बुजुर्गों में होते हैं, ये मिथ है फैक्ट है? बहुत बड़ा मिथ है ये भी। हमने इतने सारे पेशेंट्स डील किए हैं जो मात्र 13-14 साल की उम्र में भी हेमोरॉइड्स की कंप्लेन लेके आते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो अपन ने डिस्कस किया था कि खान पीन का जो बदलाव जो है, अगर बच्चे भी उल्टा सीधा खाएंगे, उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का इशू रहेगा, तो बिल्कुल उनको भी हो सकता है। बच्चों में अंडकोश अपने आप ही नीचे आ जाएंगे, इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मिथ है फैक्ट है? ये भी बहुत बड़ा मिथ है। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया कि 6 महीने तक तो आप एक बारी को वेट कर सकते हो, लेकिन अगर बच्चा 6 महीने की ऊपर की उम्र का हुआ तो 6 महीने से 1 साल की उम्र है, उसके दौरान ही आपको ऑपरेट करना है। तो बाद में अगर आ जाएगा, नहीं आएगा, तो आप एक तरह से रिस्क को इनवाइट कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू कि आप वेट करना चाहते हो, तो बहुत बड़ा मिथ है।
नवजात शिशु के अंदर पेशाब और मल की समस्या को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये मिथ इफेक्ट है। बहुत बड़ा मिथ है ये भी। जितना ज़्यादा आप मल को या पेशाब को अंदर रोकोगे उतना ही वो जहर बनता जाएगा, टॉक्सिसिटी फैलाएगा और बच्चा जो है सेप्सिस के अंदर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। जितना जल्दी आपको पता लगे उतना जल्दी आपको पेशेंट को एक पीडियाट्रिशियन को या पीडियाट्रिक सर्जन को कंसल्ट करना है, उसको दिखाना है और टाइमली इंटरवेंशन करना है। ऐसे कहा जाता है कि जो लेजर सर्जरी होती है बिल्कुल दर्द रहित होती है, इसके अंदर कोई दर्द नहीं होता, ये मिथ इफेक्ट है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, बिल्कुल नामात्र का दर्द अपन बोल सकते हैं कि बहुत कम दर्द है, लेकिन बिल्कुल दर्द नहीं हो तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो, हाँ, ये ज़रूर है कि लेज़र सर्जरी के अंदर जो ट्रॉमा दिया जाता है, टिश्यू ट्रॉमा जो होता है वो कम होता है, तो इस चक्कर में जो पेन जो होगा वो भी कम होगा, लेकिन 100% पेन फ्री होगा ये तो बिल्कुल मिथ है। तो आपकी अब तक की लर्निंग फेज के अंदर ऐसा कोई केस आया आपके पास जिसको लेके आपने बहुत बड़ी सीख ली हो कि यार ये केस मुझे बहुत कुछ सिखा के गया? अब ये तो देखो बहुत ही डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस हैं जिन्होंने हमें बहुत सरप्राइज़ किया है। लेकिन अगर अभी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे एक केस याद आ रहा है, जहाँ एक छोटी बच्ची थी, 8 साल की बच्ची थी। वह, उस पेशेंट को लिवर का ट्यूमर था जिसको हेपेटोब्लास्टोमा बोलते हैं। सबसे जो मेरे को चौंकाने वाली बात जो लगी ना उस केस की, वो ये थी कि उसके पिताजी जो थे वो बहुत ही देहाती एरिया से आते थे, गाँव के एरिया थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे वो तो। लेकिन उस आदमी ने गूगल का इतना अच्छा इस्तेमाल किया, उसने हर स्टेज ऑफ उस ट्यूमर को कैसे ट्रीट किया जाता है, रेमिशन क्या होता है, किस कीमोथेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उस एक-एक चीज़ को गूगल पे इतना अच्छे से पढ़ा कि उसने पूरी बीमारी को इतना अच्छे से समझ लिया कि उसकी बेटी जो है वो 1 डेढ़ साल के ट्रीटमेंट के बाद भगवान की दया से रेमिशन में गई। पेशेंट को कोई ट्यूमर नहीं बचा था, उसको रिसेक्ट करके निकाल दिया गया और आज तक भी बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी रही है। तो मुझे उस केस से सबसे बढ़िया बात ये लगी कि लोग बाग जो गूगल कर के आते हैं, आधी नॉलेज लेके आते हैं और खुद के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो केस से मुझे ये सीखने को मिला कि अगर पेरेंट्स या फिर कोई भी पेशेंट अगर सही में कंसर्न है तो उसको एक अच्छे वे में यूज़ करो, ना कि उसको एक गलत वे में यूज़ करो और खुद का एक गलत ज्ञान भी लो। तो ये चीज़, वो केस मेरे को आज तक भी बहुत प्रेरित करता है कि आप अगर पेरेंट्स को सिखाना चाहें या पेशेंट्स को सिखाना चाहें तो आप उनको ये बताओ कि भैया गूगल और ये सब जो चीज़ें हैं वो अच्छे कामों के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो वो केस वॉज वेरी नाइस। पॉडकास्ट के एंड की तरफ चलते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको पब्लिक को कुछ एडवाइस देना चाहो तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी? देखो, इस पॉडकास्ट के ज़रिए से मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितनी भी हमने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है, जितने भी हमने इश्यूज़ डिस्कस करे हैं, ये इश्यूज़ दे माइट साउंड वेरी नॉर्मल, ऐसा लगता है कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हो जाएगा या नहीं होगा, बट इनके बारे में टोटल जानकारी लेना सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपका। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए आप, आजकल तो इतना एआई का ज़माना है, आप मिसअंडरस्टैंडिंग को सही डायरेक्शन में लेके आपको जाओ ताकि आप उसके बारे में चीज़ों को क्लियर हो, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर होगी अगर एट द अर्लीस्ट स्टेज, तो वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं होगी बाद में जाके। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की हॉस्पिटल जाने में, तो वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सही डायरेक्शन में जाएंगी अगर वो जल्दी स्टेज में पकड़ाई में आएगी। अगर वो लेटर स्टेज में जाके भी अगर आप उतनी ही हाई एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो तो भैया गलती तो आपकी 1 डेढ़ साल 2 साल से आपकी गलती आप करते आ रहे हो, तो फिर वो एक्सपेक्टेशन तो मीट नहीं होने वाली है। तो मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो टाइमली एंटरटेन होनी चाहिए डॉक्टर द्वारा, अच्छे से उसको दिखाया जाए, टाइमली दिखाया जाए और फॉलोअप्स भी बराबर आए। अपने यहाँ पे तो मरीजों को ये दिक्कत हो रहती है कि जांच अगर नॉर्मल आ गई तो उसको ये बुरा लगता है 1200 रुपये मैंने जांच के फालतू दे दिए। तो भैया ये तो बहुत ही गलत है। तो मतलब वो चाहता है इंटरनली, क्या कहीं चाहता है क्या कि अब नॉर्मल आए? भाई ऐसा नहीं करना है। अगर जांच नॉर्मल है तो खुश होना चाहिए। तो वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, वो आपने पैसा आपकी हेल्थ पे अप्लाई किया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि टाइमली चीज़ों को दिखाया जाए और उनको जो भी ऑपरेट करवाना है या फिर जो भी मेडिकल मैनेजमेंट करवाना है वो टाइमली हो। थैंक यू सर, आप आए, आपने इतना वैल्यूबल टाइम थैंक यू दिया, सो उसके लिए मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।